क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखिएगा, संकुलों में धातु और लिगैंड बंधन की व्याख्या करने के लिए हमने सेकेंड ईयर में दो सिद्धांत पढ़े थे। पहला सिद्धांत तो बर्नर सिद्धांत था, दूसरा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी था। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी धातु और लिगैंड में बंधन की व्याख्या तो करती है, लेकिन उसकी कुछ कमियां रह गई थी। वो कमियां हमने पिछले टर्न पर डिस्कस की। जैसे पहली कमी थी, धातु और लिगैंड के बीच का जो बंध है उसको उसने सहसंयोजक बंध माना, जबकि कोई भी बंध ना तो सहसंयोजक होता ना ही आयनिक होता। दूसरा, धातु और लिगैंड में लिगैंड की तो व्याख्या की, लेकिन धातुओं की वहाँ पर कोई व्याख्या नहीं की गई। इसके अलावा बाह्य कक्षक संकुल कब बनेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल कब बनेंगे, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी। कुछ संकुल ऐसे थे जिनमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चले जाते थे। इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती थी, उसके बारे में व्याख्या नहीं की। कोई संकुल के स्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की कि संकुल स्टेबल है तो कितना ज़्यादा स्थायी है, कितना अस्थायी है। ऐसी कुछ कमियां रह गई थी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की। उन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। देखिएगा, तीन वैज्ञानिक थे, वैथे, वार्न और वलिक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने CFT सिद्धांत दिया, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दिया। और CFT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की कमियों को दूर करता है, लेकिन CFT को पढ़ने से पहले हमें डी कक्षकों की आकृति के बारे में अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार डी कक्षकों का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि डी उपकोष में 5 कक्षक होती है। इन 5 कक्षकों की जो आकृति है वो द्विडंबलाकार होती है। हमने इतना पहले पढ़ रखा है कि डी उपकोष में 5 कक्षक होगी, और ये 5 कक्षक है DXY, DXY, DYZ, DYZ, DXZ, DX²Y² और DZ²। ये 5 कक्षक है। इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, समभ्रंश कक्षक कहलाती है। लेकिन इनमें से जो 3 कक्षक है, ये DXY, DYZ, DXZ, इन कक्षकों की जो पालियाँ हैं, लोब्स है, वो अक्षों के बीच में होती है, बिटवीन दी एक्सिस होती है। जबकि दो जो कक्षक है DX² Y² और DZ², इन कक्षकों की जो पालियाँ है अक्षों के सामने होती है, समानांतर होती है, अलोंग दी एक्सिस होती है। अतः इन कक्षकों को ईजी कक्षक कहा जाता है। जबकि जो 3 कक्षकों का सेट है जिनकी पालियाँ अक्षों के मध्य में है, इन कक्षकों का जो सेट है ये, इनको हम T2G कक्षक कहते हैं। इस तरीके से डी कक्षकों के 2 सेट है, एक तो है T2G, एक है EG। T2G में 3 कक्षक आती है, DXY, DYZ, DXZ, जबकि EG में 2 कक्षक आती है, DX² Y²। अब आप इनकी आकृति देखिएगा और आकृति से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ऊपर का सेट है वो 3 कक्षकों का सेट है, T2G कक्षकों का सेट है। इसमें DXY को देखो आप, ये X अक्ष, ये Y अक्ष, X और Y। हम देख रहे हैं कि इनमें ये जो कक्षकों की पालियाँ है ये इन अक्षों के बीच में स्थित है। ये इस तरीके से अक्षों के बीच में है, अक्ष पर पालियाँ नहीं है, अक्षों के बीच में पालियाँ है। आप इधर देखो, ये पालियाँ जो है वो अक्षों के बीच में है। यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो लिख रहे हैं, इनका मतलब ये होता है, पॉजिटिव का मतलब तो ये है कि ये पालियाँ अक्षों के ऊपर है, और नेगेटिव का मतलब होता है पाली अक्ष के नीचे स्थित है। इसी तरीके से YZ कक्षक में देखो, जो पालियाँ होगी वो Y और Z अक्ष के बीच में है। इसी तरीके से आप इसमें देखो XZ में जो पाली है X और Z अक्ष के बीच में है। अब आप इन तीनों कक्षकों को देखिएगा, इन तीनों कक्षकों की जो पालियाँ है अक्षों के बीच में स्थित है। अतः इनको हम T2G कक्षक कहेंगे और एक कैटेगरी में रखा गया है। जबकि अब आप नीचे देखिएगा, ये जो EG कक्षक है, EG कक्षक में ये पालियाँ देखो आप, अक्ष के समानांतर है या अक्ष पर स्थित है। जैसे DX² Y² कक्षक में देखो आप, X और Y ये 2 अक्ष है, पालियाँ X अक्ष पर भी है और Y अक्ष भी है। अतः
इन कक्षकों की पालियाँ अक्ष के समानांतर है, अक्ष के सामने स्थित है, अलोंग द एक्सिस है। इसी प्रकार dz² में देखो आप, ये z अक्ष है, ये कक्षक की पालियाँ तो एक z अक्ष पर स्थित है, और दूसरी जो कक्षक होगी वो एक वलय बना लेती है, यहाँ पर इस तरीके से एक वलय बना लेती है। यहाँ पर देखा जाए तो dz² कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार नहीं है, लेकिन चूंकि चारों पांचों का सेट एक साथ मानते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि डी कक्षकों की आकृति द्विडंबलाकार है। तो इस तरीके से डी कक्षकों के दो सेट है, एक T2G एक EG। T2G कक्षक में पालियाँ है, कक्षकों की पालियाँ अक्ष के मध्य में स्थित होती है, जबकि EG कक्षक में पालियाँ अक्ष के समानांतर स्थित होती है। अब हम आते हैं CFT पे, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत पे आते हैं। CFT सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित है। अभिग्रहित का मतलब यहाँ पर होता है पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है? तो नंबर 1 है, इस सिद्धांत के अनुसार धातु और लिगेंड के मध्य में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जबकि धातु और लिगेंड के बीच में कोई अंतरक्रिया नहीं होती, केवल एक अट्रैक्शन होता है। यह हम कह सकते हैं धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध बनेगा वो आयनिक बंध है। जबकि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हमने ये माना कि धातु और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसलिए सहसंयोजक बंध है। जबकि CFT क्या कहता है? CFT ये कहता है कि धातु और लिगेंड के बीच में आपस में अट्रैक्शन होने के कारण वहाँ पर आयनिक बंध बनता है। अगला अभिग्रहित है, CFT के अनुसार धातु व लिगेंड की कक्षकों में न तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता, न ही आपस में उनकी कोई अंतरक्रिया नहीं होती, आपस में वो मिलती नहीं है। अब आप देखो महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जबकि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में ये पढ़ा था कि धातु और लिगेंड की कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाती है। जबकि CFT ये कहती है कि संकुलों में धातु व लिगेंड की कक्षकों में ना तो कक्षकों का साझा होता, ना ही इलेक्ट्रॉनों का साझा होता। थर्ड पॉइंट है कि जो संकुल बनते हैं उनमें जो ऋणावेशित आयन है, ऋणावेशित आयन कोई भी हो सकता है, जैसे उदाहरण देखो OH- Cl- साइनाइड है ऋणावेशित आयन, या ऐसे अणु जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जैसे अमोनिया है, H2O है, कार्बोनिल है, इन्हें लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कौन से होंगे? ऐसी प्रजाति जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या उदासीन प्रजाति जिसके पास लोन पेयर हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। और इनका जो ऋणावेशित सिरा है वो धातु की ओर होगा, धातु की तरफ होता है, और उनके साथ अंतरक्रिया करके, उनके साथ आकर्षित होकर के बंध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि जो डी उपकोष है, डी उपकोष में 5 कक्षक होती है, DXY, DYZ, DXZ, DX²Y², DZ²। 5 जो डी कक्षक है वो संभ्रंश कक्षक होती है। संभ्रंश कक्षक का मतलब होता है पांचों कक्षकों की ऊर्जा एकदम समान होती है। लेकिन धातु आयन के संपर्क में जैसे ही कोई लिगेंड बंध बनाने के लिए आता है, तो ये जो 5 कक्षक है, ये कक्षक लिगेंड से टकराने के पश्चात विपाटित हो जाती है, इनका विभाजन हो जाता है, और इस विभाजन से कुछ कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, कुछ कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है। अर्थात यहाँ पर डी कक्षक समान ऊर्जा की नहीं रहती, डी कक्षकों का भी आगे विपाटन हो जाता है, डी कक्षकों का भी आगे विभाजन हो जाता है। अब देखिएगा, डी कक्षकों के विभाजन में कुछ कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है, कुछ कक्षकों की ऊर्जा घटती है। अब कौन सी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी, कौन सी कक्षकों की ऊर्जा घटेगी, ये तो निर्भर करेगा कि संकुल किस आकृति का बन रहा है। जैसे माना कि हम अष्टफलकीय संकुल को उदाहरण के रूप में लेंगे, तो हम ये देखेंगे कि अष्टफलकीय संकुलों में DX²Y² व DZ² अर्थात EG कक्षक अक्ष के समानांतर होती है, और जब
ईजी कक्षक अक्ष के समानांतर होगी तो लिगैंड से ज़्यादा प्रतिकर्षित होगी, लिगैंड के बिल्कुल सामने होगी, लिगैंड से ज़्यादा तेज़ी से टकराएगी, अतः उनकी ऊर्जा पहले की तुलना में बढ़ जाती है। जबकि DXY, DYZ, DXZ कक्षक अर्थात T2G कक्षक, T2G कक्षक अक्ष के मध्य में होती है। अक्ष के मध्य में होने के कारण लिगैंड के एकदम सीध में नहीं होगी, एकदम सामने नहीं होगी, जिसके कारण कम प्रतिकर्षण होगा। कम प्रतिकर्षण होगा तो उनकी ऊर्जा पहले की तुलना में घट जाती है। अब देखिएगा, जब कक्षकों का विपाटन हो जाएगा तो कुछ कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी, कुछ की घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो निम्न ऊर्जा की कक्षकों में चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षकों में चले जाएंगे तो पहले की तुलना में कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। इस ऊर्जा को बोलते हैं हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसको हम शॉर्ट में CFSE नाम से लिखेंगे। CFSE, और CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। देखिएगा, विपाटित डी कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन की भर्ती हम वही हुंड के नियम, पाउली के नियम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था होगी, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो पहले की तुलना में निम्न ऊर्जा की कक्षकों में चले जाएंगे, जिससे ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होगी, उस ऊर्जा को हम CFSE कहेंगे। अब किस संकुल में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसी के आधार पर संकुल के स्थायित्व का मालूम किया जाता है। तो ये तो थे CFSE के अभिग्रहित। अब आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य बिंदु, एक तो धातु और लिगैंड के बीच में आयनिक बंध होता है। दूसरा, जो ऋणावेशित प्रजाति है या उदासीन प्रजाति जिसके पास लोन पेयर है, धातु के साथ संपर्क में आकर के बंध बनाते हैं, और इनमें जो उस प्रजाति को हमने लिगैंड कहा है। अगले जो है यहाँ पर यह है कि डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है, और विभाजित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था या इलेक्ट्रॉनों के भर्ती करने के पश्चात जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे हम CFSE कहेंगे। तो ये मेन बिंदु है CFT के। अब हम उदाहरण लेते हैं। देखो आप, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन या विपाटन कह सकते हैं। देखो, डी कक्षकों का विपाटन अलग अलग आकृति के संकुलों में अलग अलग होगा। सबसे पहले हम अष्टफलकीय संकुलों में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अष्टफलकीय संकुल बनते समय जो धातु के पास डी कक्षक है उनकी आकृति इस प्रकार की रहती है कि दो डी कक्षक DX2Y2 DZ2, जिन्हें हम ईजी कक्षक कहते हैं, ये तो अक्ष के समानांतर होती है। जबकि तीन कक्षकों का सेट जिसे हम T2G कहेंगे, DXY, DYZ और DXZ, ये अक्ष के मध्य में होती है। जैसे ही लिगेंड आएगा तो सबसे ज़्यादा वो ईजी कक्षकों को प्रतिकर्षित करेगा और T2G कक्षकों को कम प्रतिकर्षित करेगा। आप इस डायग्राम में अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे धातु है, धातु के पास 5 कक्षक है, 5 कक्षक, और इन 5 कक्षकों के संपर्क में जैसे ही लिगेंड आएगा इन कक्षकों का विभाजन हो जाएगा। तो आप देखिएगा 2 कक्षक ये ईजी कक्षक है, इनकी ऊर्जा तो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इनकी ऊर्जा क्यों बढ़ी? क्योंकि ये अक्ष के समानांतर है, इसलिए लिगेंड ज़्यादा इन्हीं को प्रतिकर्षित करेगा तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। देन T2G कक्षक, इनकी ऊर्जा कम है, इनकी ऊर्जा घटी है। क्यों? क्योंकि ये अक्ष के मध्य में होती है, अक्ष के मध्य में होने के कारण ये लिगेंड से कम प्रतिकर्षित होती है। आप दूसरे डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिएगा 5D कक्षक, 5D कक्षकों की एकदम ऊर्जा समान है, इनको हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समभ्रंश शब्द का अर्थ है जिनकी ऊर्जा समान हो। अब जैसे ही इनके संपर्क में लिगेंड आएगा संकुल बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो 5 डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी। ये ऑब्जर्व नहीं होती, इसे हम काल्पनिक अवस्था कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले तो सभी की ऊर्जा बढ़ जाती है, काल्पनिक अवस्था आएगी। और जैसे ही इनके संपर्क में लिगेंड आएगा तो देखिएगा
इनमें से दो कक्षक, ये दो कक्षक जिनकी जो अक्ष के बिल्कुल सीध में है, जिसे हम ईजी कक्षक कहेंगे, dx² y², ये पहले की तुलना में बढ़ गई है। इनकी ऊर्जा कितनी बढ़ गई है? +0.6। ये डेल यहाँ पर एनर्जी के लिए आया है, ये O है, O ऑक्टाहेड्रल के लिए आया है। तो देखिएगा ईजी कक्षकों की ऊर्जा पहले की तुलना में इतनी बढ़ गई है। इसी प्रकार जो पीछे की 3 कक्षक है, ये अक्ष के मध्य में होने के कारण लिगेंड के द्वारा कम प्रतिकर्षित होगी, और लिगेंड के द्वारा कम प्रतिकर्षित होगी तो इनकी ऊर्जा घट जाती है। आप इस डायग्राम में अच्छी तरीके से देखिएगा, -0.4 डेल O, माइनस का मतलब ऊर्जा घटी है, और ये 3 कक्षक जिसे हम T2G कक्षक कहते हैं। ये जो डेल ऊर्जा के लिए आया है, ऊर्जा अंतर के लिए आया है, वो ऑक्टाहेड्रल के लिए है। ये ईजी कक्षक, ये T2G कक्षक। अब एक शब्द को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ईजी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ी है, T2G घटी है, क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में ईजी कक्षक अक्ष के सामने होती है, इसीलिए लिगेंड से वो डायरेक्ट टकराती है, जबकि T2G कक्षकों की ऊर्जा T2G कक्षक अक्ष के मध्य में होने के कारण लिगेंड से कम प्रतिकर्षित होती है, अतः उनकी ऊर्जा घट जाती है। अब आप यहाँ से देखिएगा, ये 5 कक्षक जो कि समान ऊर्जा की थी, इनमें से ईजी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई है, T2G की घट गई है। तो ये अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन है। नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ पर ये जो दोनों में ऊर्जा अंतर है, या किसी संकुल के बनने में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, जिसको हम इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। देखो आप, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल O यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए आया है, और ये सूत्र अप्लाई करेंगे हम, कोष्टक -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG डेल 0 प्लस AP। अब आप अच्छी तरीके से समझिएगा, N T2G का मतलब यह है T2G कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किस में? T2G में। तो N T2G का मतलब है T2G कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी तरीके से N EG का मतलब है EG कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर ये जो A आया है, A का मतलब है युग्मित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है जो युग्मित है। और ये जो P आया है, यहाँ पर ये P आया है, इस P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा। ये युग्मन ऊर्जा है। तो A तो है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, P युग्मन ऊर्जा है, और डेल O का मतलब है अष्टफलकीय संकुलों की ऊर्जा। तो इस सूत्र को अप्लाई करके किसी संकुल के निर्माण में हुए ऊर्जा परिवर्तन को हम निकाल सकते हैं। यदि जिस संकुल के लिए CFSE का मान जितना ज़्यादा होगा, वो संकुल उतना ही स्थायी होगा, और जिस संकुल के लिए CFSE का मान कम होगा, वो उतना ही कम स्थायी होगा। थैंक यू।